थर्मोडायनेमिक्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी। यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या पढ़ना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग गैस के लिए हम क्या क्या पढ़ते हैं वो आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस, तो आपको याद है कि मोनो एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 ट्रांसलेशन, 0 रोटेशन, 0 वाइब्रेशन। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3। किसका? मोनो एटॉमिक गैस का। गामा इज इक्वल टू हम जानते हैं 1+2/f होता है, तो यहां से गामा निकाल सकते हैं। डायटोमिक गैस का बेटा, डायटोमिक गैस का 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, अगर रिजिड है तो रिजिड मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। ये डायटोमिक या CO2 लीनियर ट्रायटोमिक का होता है। लीनियर, अरे यार, लीनियर ट्राई एटॉमिक, लीनियर ट्राई एटॉमिक हो, ध्यान से देखिएगा, लीनियर ट्राई एटॉमिक हो या डायटोमिक हो, 5 होता है रिजिड का, नॉन रिजिड होगा तो अलग हो जाएगा। अब फटाफट 1 से 2 के लिस्ट को मिलाइए और डिग्री ऑफ फ्रीडम के सवाल को खत्म कर दीजिए। यहां से मैं चार्ट बनाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, यहां से मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको करा दिया है, क्वेश्चन के थ्रू करा दिया। आइए 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 प्लीज आइए, चलिए यहां पे बताइए, चलिए यहां पे बताइए क्या होगा, चलिए यहां पे बताइए क्या होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलिए चलिए बताइए। आइए बिस्किट खाते हैं, चलिए बताइए, चलिए बताइए प्लीज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होता है? मोनोटोमिक गैस का होता है। सिर्फ मोनोटोमिक गैस दिया क्या? 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक गैस का। 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होगा आपका डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक का, रिजिड डायटोमिक का। 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन 1 वाइब्रेशन, तो ये हो जाएगा नॉन रिजिड डायटोमिक का, नॉन रिजिड डायटोमिक का। 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन मोर देन 1 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक गैस का। तो ये है तुम्हारा, यहां पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। तो ए का होगा फर्स्ट, ए का होगा फर्स्ट, बी का होगा थर्ड, और सी का होगा आपका फोर्थ, और डी का होगा सेकंड। चलिए बताइए, डी का होगा सेकंड। चलिए बताइए क्या सही है? 1 3 4 2, 1 3 4 2। वाह बेटा, क्या यहां से तुम्हें यह समझ में आ गया, क्या यहां से तुम्हें यह समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखा जाता है? क्या यहां से तुम्हें यह समझ में आ गया कि डायाटॉमिक और टाइट्रोमिक लीनियर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, जब वो रिजिड होगा, नॉन रिजिड में एक वाइब्रेशनल ऐड हो जाएगा, नॉन रिजिड में एक वाइब्रेशनल ऐड हो जाएगा। चलो, ये है CP/CV रेशियो ऑफ द आइडियल गैस विद डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो CP/CV गामा होता है, और गामा हम जानते हैं 1+2/f है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रख दो, यहां से तुम्हें गामा पता चल जाएगा। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 रखोगे, तो 3 3 2 5, 5/3 आएगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो ए का तुम्हारा हो जाएगा चौथा, ए का चौथा। ये गलत, ये गलत। अच्छा, डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल है, तो सर डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूलर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 5 एलसीएम लोगे, ये नीचे 5, 5 2 7, 7/5। तो 7/5 मतलब बी का होगा पहला, ए का चौथा, बी का पहला, तो सी का दूसरा। डायटोमिक नॉन रिजिड क्या हो जाएगा? सी का देखो दूसरा, 9/7। डायटोमिक नॉन रिजिड में ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा, ठीक है क्या? ट्राइएटोमिक, तो ट्राइएटोमिक का जब कुछ नहीं लिखा है तो वाइब्रेशनल ऐड नहीं करोगे, बिना बोले रिजिड नॉन रिजिड कुछ नहीं तो वाइब्रेशनल ऐड नहीं करोगे। 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन 6 आएगा। तो यहां पे गामा इज इक्वल टू होता है 1+2/f, इसको 6 रखोगे, 1+2/f को 6 रखोगे, कट जाएगा 3 एलसीएम लोगे, 4/3। वाह वाह वाह। तो ट्राइएटोमिक रिजिड, अच्छा लिखा है रिजिड है तो वाइब्रेशन ऐड नहीं होगा, रिजिड लिखा है तो वाइब्रेशन ऐड नहीं होगा, ये 4/3 होगा। तो क्या तुम्हारा डी का तीसरा आ गया?
प्लीज इस टेबल को बहुत अच्छे से देख लीजिए, प्लीज इस टेबल को बहुत अच्छे से देख लीजिए, कम ऑन, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए, उड़ीसा नीट 2019 का सवाल है, द वैल्यू ऑफ Cp by Cv gamma for the hydrogen, helium and another ideal diatomic gas X whose molecules are not rigid but have an additional vibrational degree of freedom. हाइड्रोजन He2, He2 कौन सा गैस है सर? डायटोमिक, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 7/5 है ना। और हीलियम He, He के लिए क्या होगा? मोनोटोमिक 5/7। तो ये हो जाएगा क्या? फर्स्ट होगा क्या आंसर? एक बार देखो, अभी दो टेबल वाले अच्छे सवाल कर लिए, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट आ रहा है, देखो ध्यान से एक बार, 4/3 नहीं है तो 2 वाइब्रेशनल ऐड करोगे, इसमें 3 रोटेशन डायटोमिक है, 3 रोटेशन डायटोमिक है, तो 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 2 वाइब्रेशन, 3 2 5 और 2 7, 7 है तो 9/7 आ जाएगा। देखनो तो ए आएगा क्या बेटा? इसमें आपकी पीएचडी है क्या? आपकी इसमें पीएचडी है क्या? आपकी इसमें पीएचडी है? आधी केटीजी खत्म हो जाती है गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम से। क्या आपकी इसमें पीएचडी है, सॉरी पीएचडी है? देखिए, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv 1.66 है, तो गैस क्या होगा? अरे गामा से पता चल जाए गैस क्या होगा, He होगा। बताइए He होगा क्या? फर्स्ट डायटोमिक है 7/5, फर्स्ट डायटोमिक है 7/5, बिल्कुल 7/5 फर्स्ट डायटोमिक है, इसमें मैच ही कर रहा है ये, ठीक है क्या? इसमें पीएचडी हो गई। चलिए, इंडिकेटर ग्राफ क्या होता है? पीवी ग्राफ का अगर पी वाई एक्सिस पे है और वी एक्स एक्सिस पे है, तो पीवी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है उसको हम कहते हैं वर्क डन। पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है उसको कहते हैं वर्क डन। अगर एक चीज याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क तुम्हारा निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क निगेटिव होता है, अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव होता है। किसी भी पीवी ग्राफ में कोई लूप बन रहा है तो एरिया इज नथिंग बट वर्क ऑफ लूप, और वर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। जैसे ये ग्राफ है, इसका वर्क पूछा है तो कुछ नहीं करो, इसका एरिया निकाल दो। इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये हाइट और इंटू ये बेस कर दो, ये हाइट इंटू बेस कर दो। इसमें पूछा है यहां से यहां तक एरिया पूछा है, तो तुम्हें ये वाला सैडेड रीजन का एरिया निकालना। इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो ये हो जाएगा एरिया पाई R1 इंटू R2। एक R1 होगा ये वाला डिस्टेंस और एक R2 होगा ये वाला डिस्टेंस। क्या ऐसे निकलता है पाई R1 और R2 से? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। रॉन्ग है, अगर हीट ऐड कर रहे हैं तो टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज थोड़ी ना होगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। हाँ सर, इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इट वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। पॉजिटिव वर्क डन है तो वॉल्यूम पक्का इंक्रीज होगा। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। अगर वर्क डन तुम्हारा क्या है पॉजिटिव, तो वॉल्यूम पक्का इंक्रीज होगा। एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर वर्क डन निगेटिव है तो क्या होगा? कंप्रेशन होगा, इसमें वॉल्यूम क्या होगी? घटेगी। कंप्रेशन होगा और वॉल्यूम क्या होगी? घटेगी। इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ NR/FT, जिसमें FR/2 को हम CV बोलते हैं। CV इज नथिंग बट FR/2, CV इज नथिंग बट FR/2। CP माइनस CV बराबर होता है बेटा R, CP/CV होता है बेटा गामा, गामा होता है 1 + 2/F। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है CV R/γ-1। ठीक है, ये है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऐसे याद रखना, इंटरनल एनर्जी ऐसे याद रखना, U बराबर NCV/dt, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, NCV/dt। CV को कहते हैं FR/2, तो ये हो जाएगा N FR/2 इंटू dt। ये है तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा NCV/dt ही होता है।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा एनसीवी डीटी ही होता है। अब तुम्हारा सवाल है, वेसल कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, द रेशियो ऑफ एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर O2 मॉलिक्यूल दैट पर N2 मॉलिक्यूल इज। बढ़िया सवाल है, ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बेस्ड। देखो ये भी तुम्हारा डायटोमिक है और ये भी डायटोमिक है, तो दोनों का पर मॉलिक्यूल जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो दो ही होगा, तो ये 1:1 आंसर आएगा। क्या कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्चुअल सवाल है। क्या आंसर होगा? 1:1 होगा क्या? यस सर हो गया। अब देखो यहां पे बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें मैं थर्मोडायनेमिक्स के सारे प्रोसेस आपको रिवाइज कर दूंगा। नीट में डायरेक्ट बेटा स्ट्रेट सवाल आएगा, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे स्ट्रेट सवाल आएगा, सुनो ध्यान से। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है बेटा थर्मोडायनेमिक्स का सबसे, अच्छा पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ लो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो, टीए बराबर अगर टीबी है और टीबी बराबर अगर टीसी है तो पक्का टीए और टीसी बराबर होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अगर हम किसी गैस को हीट देते हैं तो वो कुछ वर्क करता है और इंटरनल एनर्जी चेंज करता है। क्या करता है? वर्क करता है, वर्क करता है, इंटरनल एनर्जी चेंज करता है। अगर आप हीट देंगे तो डी क्यू पॉजिटिव लेंगे जब आप हीट देंगे, और हीट निकालेंगे तो डी क्यू क्या होगा? रिजेक्ट करेंगे हीट, तो डी क्यू निगेटिव होगा। डी डब्ल्यू बेटा है आपका वर्क। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। डी यू अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी डी यू पॉजिटिव आएगा। अगर टेम्परेचर घटेगा, क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा तो डी यू निगेटिव आएगा। क्या ये आपको पता है अच्छे से? ये आपको पता है अच्छे से? तो चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रोसेस होता है बेटा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी में अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मोल एनआरटी, तो पीवी बराबर कांस्टेंट होगा, तो P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। इसको कहते हैं हम चार्ल्स लॉ ना ना, सो इसको कहते हैं क्या? बॉयल्स लॉ। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसमें टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए इसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है और ड्यू क्या हो जाता है? जीरो। क्या समझ में आ गया? हाँ। इसमें जो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन होता है nRT log V2 by V1 ऑन द बेस ई। इसके log ऑन द बेस ई को log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 nRT log 10 ऑन द बेस V2 बटा Vn हो जाता है। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो du तो तुम्हारा जीरो है, तो जितना हीट देंगे वो सारा का सारा क्या करेगा? वर्क करेगा। जितना हीट देंगे वो सारा का सारा क्या करेगा? वर्क करेगा। इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि Cm बराबर, यहां पर ध्यान से देखो, डेल्टा टी तो जीरो है, तो Q बटा जीरो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या तुम्हें आइसोथर्मल प्रोसेस की सारी बातें समझ में आ गई? क्या तुम्हें आइसोथर्मल प्रोसेस की सारी बातें समझ में आ गई? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। बॉयल्स लॉ में आप इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट डी यू जीरो। जितना हीट देंगे सब वर्क में जाएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है nRT log V2 by V1 या 2.300 nRT log V2 by V1 ऑन द बेस 10। दूसरा है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी। अगर प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। मतलब कह सकते हो V बाई टी का रेशियो कांस्टेंट है। V बाई टी का रेशियो कांस्टेंट तो V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा इसमें होगा डेल्टा यू बराबर एनसीवी dt। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवी dt होगा, जहां पे सीवी को हम लिख सकते हैं FR बाई 2। इसमें वर्क कितना होगा? तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क बहुत सिंपल होता है, P डेल्टा V। ये होता है P V2 माइनस V1, बस बड़ा सिंपल है।
इसमें जो भी हीट दोगे उसका हीट का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, ये याद रखना। du बटा dq इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन गामा। मतलब जितना आपने हीट दिया है उसका कितना गुना इंटरनल एनर्जी में आएगा, 1 अपॉन गामा टाइम्स, और जितना आपने हीट दिया है उसका कितना वर्क होगा, तो dw बाई डी हो जाता है 1 माइनस 1 अपॉन गामा। इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहे हैं तो सीपी हो जाएगा, सीएम बराबर क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस है बेटा, ध्यान से देखिएगा क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो आप कह सकते हो पीवी बराबर एनआरटी में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इसको कहते हैं गेलूजक लॉ। इसको क्या कहते हैं, गेलूजक लॉ। इसमें भी वैसे भी डेल्टा यू बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू, डेल्टा यू हो जाएगा एन सीवी डी टी, क्योंकि इसमें जितना भी आप हीट देंगे सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जितना भी हीट देंगे सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसमें वर्क डन क्या होता है, जीरो। इसमें वर्क डन ही जीरो होता है, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीवी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो P1 V1 टू दी पावर गामा बराबर P2 V2 टू दी पावर गामा हो जाएगा। बहुत इजी है। इस केस में जो डेल्टा U होगा वो NCV/dt के बराबर आएगा, डेल्टा U तो NCV/dt होता है, और जो वर्क डन होगा, वर्क डन dW बराबर सिंपल हो जाएगा क्योंकि dq जीरो है, dq जीरो तो dW माइनस du के बराबर आएगा, और माइनस du के बराबर होगा तो आप सीधा लिख सकते हैं NCV/dt विथ निगेटिव साइन। अब यहां पे बेटा CV की वैल्यू आप लिख सकते हैं FR/2 को, क्या लिख सकते हैं, CV को क्या लिख सकते हैं, या R बटा गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा N R dt बटा गामा माइनस 1, तो ये 1 माइनस गामा। ये वर्क का फॉर्मूला होता है एडियाबेटिक में, क्या आपको याद था, एन आर डी टी बटा 1 माइनस गामा, ये एडियाबेटिक में वर्क का फॉर्मूला है। इसमें dq क्या होता है तुम्हारा, इसमें dq क्या होता है, जीरो, इसलिए dw बराबर माइनस ऑफ du होगा, dw बराबर माइनस ऑफ du होगा। क्लियर है। पॉलीटॉपिक प्रोसेस में px का पावर pv का पावर x क्या होता है तुम्हारा, कांस्टेंट। ठीक है, तो du बराबर हो जाएगा n मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डी टी, जिसमें वर्क का फॉर्मूला होगा एन आर डी टी बटा 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें आपका मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा आर बटा 1 माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस 1, आर बटा गामा माइनस 1 प्लस आर बटा 1 माइनस एक्स, ये मोलर हीट कैपेसिटी हो जाता है। तो भाई साहब ये सारे टेबल मैंने फिल कर दिए, बताइए कहीं पे आपको कोई डाउट है तो बताइए, कहीं पे आपको डाउट है तो बताइए। ये एडियाबेटिक प्रोसेस पॉलीटॉपिक प्रोसेस सेम हो जाता है, सेम हो जाता है। अब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या होता है जनरली, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ बनाते हो, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ बनाते हो, तो आप कहते हो कि पीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मान लो कि T1 टेम्परेचर पे आइसोथर्मल कर्व ये बनाया आपने, फिर किसी T2 टेम्परेचर पे ये बनाया, फिर किसी T3 टेम्परेचर पे ये बनाया, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन मान लो एक गैस है उसको T1 पे तुमने ग्राफ बनाया, फिर T2 फिक्स टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया, फिर T3 फिक्स टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया, तो जैसे जैसे आइसोथर्मल कर्व ऊपर बढ़ता है टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्या आपको ये बात पता थी? यस सर, ये बात पता है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टीवी का ग्राफ कैसा होगा सर, ऐसा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीटी का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ, ये बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। ये किसका है, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। आइसोबारिक के लिए बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा टोटल गिवन हीट का वो 1 अपॉन गामा होता है। मतलब ऐसे ही बोल सकते हो du बराबर dq बटा गामा, जो हीट दिया है उसका 1 बटा गामा टाइम्स इंटरनल एनर्जी में जाता है, और टोटल वर्क डन होता है dq इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा, पहली बात। उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक में, आइसोबारिक में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो पीवी बराबर एनआरटी जब तुम देखोगे तो कहोगे कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो v और t का ग्राफ ऐसा बनता है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा बनेगा vt, ऐसा बनेगा vt। समझ में आ गया। आइसोकोरिक प्रोसेस में सिमिलरली ग्राफिकल एनालिसिस बहुत आसान है, कर सकते हो। अब देखो एक सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आसान सा सवाल कैसा पूछ सकता है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आसान सा सवाल कैसा पूछ सकता है? ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन combined ideal gas does 150 joule of work against the surrounding, then imply that during isothermal expansion, ठीक आइसोथर्मल है तो du तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 और dq बराबर हो जाएगा dw, तो 150 जूल वर्क अगेंस्ट इन सराउंडिंग मतलब पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क है तो हीट हमने दिया होगा, पढ़ो 150 जूल हीट हैज बीन रिमूव नहीं दिया होगा, 300 जूल हीट, 300 जूल कैसे हो जाएगा भाई, नो हीट इज 150 जूल हीट गिवन टू द डी आंसर होगा, बताओ भाई, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चलिए करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस, 150 जूल हीट एडेड टू द गैस, करना पड़ेगा भाई, ऐसे छोटे छोटे सवाल मिस नहीं कर सकते। थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत आसान सवाल आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत आसान सवाल आते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल हम मिस नहीं कर सकते। क्या क्लियर है ये बात? देख देख, अब मैंने सारे प्रोसेस तुमको बताया, तुम्हें पता है आईआईटी एडवांस 2016 का सवाल है, झूठ नहीं बोल रहा, जाके देख लेना, आईआईटी एडवांस 2016 का ये सवाल है, आईआईटी एडवांस 2016 तू चेक कर ले, टाइप करके देख ले गूगल पे, आईआईटी एडवांस 2016 क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, ये सवाल क्या है, सवाल बहुत आसान। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, बस ये होगा। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई हीट नहीं देते हैं, तो नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड और गोज पार्शियली इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टी टू वर्क डन ऑन द गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी। हाँ, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, एक एक करके करते, रुक जा। नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस, ये आइसोकोरिक की बात है, तो सी का हो जाएगा तेरा चौथा, सी का हो जाएगा चौथा। और आइसोबारिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक, दो बचा, तो वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, देख डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो ये जीरो होगा तभी इसका ये पूरा जाएगा, तो ये कहां होता है, एडियाबेटिक में, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। कर, कुछ है क्या आंसर यहाँ पे? नहीं है। ए का हो जाएगा तेरा सेकंड, बी का हो जाएगा तेरा फर्स्ट, सी का हो जाएगा तेरा फोर्थ, तो डी का हो जाएगा थर्ड। बता, देख 2 1 4 3, ठीक है बेटा, 2 1 4 3 देखता हूँ, 2 1 4 3 एकदम सही है, तुम्हें मिलते हैं पूरे 200 नंबर, जूस पी ले। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, जूस मिलेगा तुम्हें इस बात पे, ले ले। बिल्कुल सही है, 2 1 4 3, आगे देख। इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से सही कौन सा नहीं है? इन एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी और गामा कांस्टेंट होता है, सही है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये भी सही है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोकोरिक में नहीं, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आंसर चला जाएगा तेरा सी, सी गलत है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये सही है, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर चला जाएगा सी। ऐसे छोटे सवाल आएंगे भाई थर्मोडायनेमिक्स में, मिस कर देगा क्या? ये क्या सवाल है, तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, इस पूरे सवाल में तुमसे ये बस पूछ रहा है कि ए से सी तक हम गए, तो कुछ डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर डी की हुआ, और फिर हम इससे गए तो इसमें कुछ डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू होगा, ये सेकेंड पाथ में, ये फर्स्ट पाथ में, फर्स्ट 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 सेकेंड सेकेंड सेकेंड। तो बोल रहा है कि उन दोनों में रिलेशन बताओ, तो बेटा इंटरनल एनर्जी जो तुम्हारा होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, ए से सी तक इस रास्ते से जाओ या ए से सी तक इस रास्ते से जाओ, दोनों केस में तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, सेम आएगा, तो du1 को du2 के बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dq1 माइनस dw1 बराबर dq2 माइनस dw2। क्या ये पे वैल्यू पुट करेंगे सीधा आंसर आ जाएगा? क्या इसी पे बेस सवाल है ये? क्या इसी पे बेस सवाल है कि या इसी पे बेस्ड सवाल है ये? देखो dq1 माइनस dw1 बराबर dq2 माइनस dw2, क्या इसी पे बेस्ड सवाल है? ये भी वैसा ही सवाल है। ए से बी तक मैं 3 रास्ते से आया, 1 2 3, 3 अलग अलग रास्ते से आया, तीनों का चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा, तीनों का चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं dq बराबर du प्लस dw, ये तीनों का सेम है, तो किसमें हीट सबसे ज्यादा लगा हो, ये तीनों का सेम है, तो जिसमें वर्क ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा होगा।
वर्क होता है पीवी ग्राफ का एरिया, तो एक में सबसे ज्यादा वर्क तो हीट ज्यादा, दो में कम, तीन में सबसे कम वर्क, तो एक में सबसे ज्यादा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो खुद देख फैसला कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो खुद देख के फैसला कर, बता, तो खुद देख के फैसला कर, बता, खुद देख के फैसला कर, बता है कि नहीं है, बता। चल इधर देख, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर वॉल्यूम, देन डेल्टा यू इन दिस प्रोसेस इज, है नीट 2022 का सवाल है, डेल्टा यू आइसोथर्मल में है लेकिन जरूरी नहीं कि ये पूछे, वर्क डन भी पूछ सकता है भाई, तो वर्क डन हो जाएगा 2.003 nRT log V2 by V1 on the base 10 है साला ये, और देख लो कोने में लिखा है कि बच्चा ना पढ़े, हैं देख लो कोने में लिखा है कि बच्चा पढ़े ही नहीं इसको, कोने में लिखा है। चले तो देखो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वॉल्यूम ऑफ 96 ग्राम ऑक्सीजन एट इतना डिग्री सेल्सियस इज इंक्रीजेस फ्रॉम 70 लीटर टू 140 लीटर, देन वर्क डन बाय दिस गैसेस, देखो वही है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा 2.303 nRT log V2 by V1 on the base 10, बताओ वॉल्यूम 140 लीटर 70 लीटर, क्या डबल हुआ है, हाँ, तो log 2 on the base 10 आ जाएगा, या ऑन द बेस ई के हिसाब से भी देख सकते हो nRT, एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वॉल्यूम ऑफ 96 ग्राम ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा 96/32, तो ये आएगा 3, नंबर ऑफ मोल आएगा 3, तो ये 3 और टेम्परेचर है तुम्हारा 300, तो 3 तिहाई 900 इंटू 2.4 आएगा क्या, पूरा होशो आवाज में सवाल सॉल्व करना भाई, होशो आवाज में सवाल सॉल्व करना, होशो आवाज में सवाल सॉल्व करना। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, देन काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, देन काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। देखो वैसे भी जो इंटरनल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी ही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं, तो काइनेटिक इंटरनल एक ही बात हो गई। चूज द एप्रोप्रिएट, सुन 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 बेटा, पीवी ग्राफ अगर मैं ऐसा बनाऊं तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ऐसा बनाऊं तो सॉरी आइसोबारिक है, कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबारिक है, आइसोबारिक है, ऐसा बनाऊं आइसोथर्मल, थोड़ा खराब बनाऊं आइडियाबेटिक, और ये होता है आइसोकोरिक, ठीक होता है। और आइडियाबेटिक ग्राफ का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है पी बाई वी, तो जितना गामा बढ़ेगा स्लोप उतना बढ़ेगा, ठीक है, ओके। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा वर्क किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा वर्क अगर एक्सपेंशन है तो आइसोथर्मल, अगर एक्सपेंशन है तो सबसे ज्यादा वर्क किसमें होगा आइसोथर्मल में, सॉरी आइसोबारिक में, आइसोबारिक में सबसे ज्यादा वर्क होगा, आइसोथर्मल में उससे कम होगा, एडियाबेटिक में उससे कम होगा, और आइसोकोरिक में कोई वर्क नहीं होगा। अगर कंप्रेशन है तो सबसे ज्यादा वर्क आइडियाबेटिक में होगा, कम ऑन प्लीज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अगर कंप्रेशन है तो सबसे ज्यादा वर्क किसमें होगा, अगर कंप्रेशन है, अगर कंप्रेशन है तो सबसे ज्यादा वर्क किसमें होगा, सबसे ज्यादा वर्क आइडियाबेटिक में होगा, फिर आइसोथर्मल में होगा, फिर आइसोबारिक में होगा। उल्टा हो जाएगा क्या, अगर कंप्रेशन है उल्टा हो जाएगा क्या, उल्टा हो जाएगा क्या, ideal monatomic gas undergoes an isobaric process, then fraction of heat energy absorbed by it to increase its internal energy, देखो बताया है du बटा dq 1 अपॉन गामा होता है, क्या है मोनोएटोमिक, मोनोएटोमिक का गामा कितना होता है सर 5/3, 5/3, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऐसा सवाल आता है, देखिए ध्यान से, डायरेक्टली ऐसा सवाल आता है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट देखिए, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस बेटा होता है 1/3, मैं यहां पे लिखता हूं P बराबर 1/3 NmVRMS का होल स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी एंड प्रेशर में रिलेशन होता है 3 E बराबर 3P/2, E बराबर 3P/2, ये रटने वाली बात है, एक दो रटने वाली बात है, इसको याद रखेंगे उतना फायदा हो, देखो ये डायरेक्ट पूछ लिया, तो अभी हमने पढ़ा था E बराबर क्या पढ़ा था
3p/2, E बराबर, ये नीचे 3 है, 3p/2 चौथा आंसर आ जाएगा। इस पर डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं बेटा, छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं। VRMS होता है बेटा √3 kT/m, √3 RT/m, 3p/ρ। VRMS का अगर मैं प्रेशर के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। यहाँ पे VRMS के फॉर्मूले में तुम्हें प्रेशर दिख रहा है, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। ये जरूर कह सकते हो कि VRMS टेम्परेचर के साथ ऐसा बनता है, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V एवरेज होता है √8 RT/πm और V मैक्स वॉल होता है √2 RT/m। इन तीनों का रिलेशन देखोगे तो सबसे ज्यादा है तुम्हारा V एवरेज, नहीं VRMS सबसे ज्यादा है क्या? ये 3 होता है, 3 को 8 से काटोगे, हाँ ये कम है। अगर तुम मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे तो RMS सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है V एवरेज और सबसे कम होता है मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। ये सवाल नीट में पूछा हुआ है। ये सवाल क्या किया है नीट में बेटा, पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है ये सवाल? ये सवाल पूछा हुआ है कि VRMS एवरेज और मैक्स वॉल वेलोसिटी में रिलेशन बताइए, ये पूछा हुआ है। If temperature of an ideal gas increases from इतना to इतना, then percentage increase in VRMS। 1 मिनट, ये कितना है सर? 300 केल्विन। ये कितना है? 400 केल्विन। तो परसेंटेज इंक्रीज इन VRMS कितना होगा भाई? VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो VRMS फाइनल बटा VRMS इनिशियल अगर देखेंगे तो √400/300 होगा। ये कट गया, तो VRMS फाइनल बराबर होगा 2/1.71 ऑफ VRMS इनिशियल। तो 2/1.71, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 11% हुआ। मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा। देखो तो एक बार, 2 को 1.71 से डिवाइड करोगे एक बार करो तो, एक बार करो तो 2 डिवाइडेड बाई 1.71, 1.16 आ रहा है। 11% होगा क्या? 1.16 आ रहा है, नहीं ये हो गया ना, ये क्या है 1.16, तो 16% के आसपास होगा, ये होगा 16% के आसपास होगा। ठीक ठीक ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 116 मतलब 16% होगा। चौथा आ रहा है भाई, 1 मिनट यार, ये तुम्हारा रिलेशन है, कितना गुना होगा ये देखो। 2.√3 होते 1.73, तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 1.73, 1.15, ठीक है। ये होगा 1.15, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 115%, तो 15% बढ़ा है, लगभग 15% बढ़ेगा। चौथा आएगा, चौथा आएगा भाई, देखो एक बार ध्यान से। फोर्थ, फोर्थ होगा देखो, फोर्थ होगा देखो, नेक्स्ट देखिए। ये मैंने अभी अभी बताया, एम्स 2004 का सवाल है। सबसे ज्यादा होता है VRS, फिर एवरेज, फिर मैक्स पावर सबसे कम होता है। देखो ये करा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, प्रेशर का फॉर्मूला, रूट देखो प्रेशर का फॉर्मूला ये अभी करा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये होगा 3/2 kBt, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल 5 RT। यहाँ से आप मैट्रिक्स में देख सकते हैं, 2021 का सवाल है, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार। बी आएगा सर, देख जो आएगा कर लेना। ये एक तुम्हारा होमवर्क है, VRMS, V एवरेज और V प्रोबेबिलिटी का रेशियो अगर ये है तो x की वैल्यू क्या होगा बताओ, है ना? ये करना, x की वैल्यू 32 आएगा। ये होमवर्क देता हूं मैं तुम्हें, एक दो देख इधर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। इस कर्व में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो एरिया होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो एरिया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ फ्लैट होगा, लेकिन इसका टोटल एरिया टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं होगा। एरिया, ये टोटल एरिया क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कांस्टेंट है। टोटल एरिया क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? कांस्टेंट है। देखो मैक्सिमम पोलर वेलोसिटी सबसे पीक के पास होगा, फिर एवरेज, फिर आरएमएस। देखो ऐसे होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? वीआरएमएस की वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर मान लो कोई ये ग्राफ मैंने T1 टेम्परेचर पे बनाया और अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो ग्राफ थोड़ा सा आपका फ्लैट हो जाएगा T2, है ना? देखो इसका पीक जितना पीछे है टेम्परेचर उतना कम, पीक जितना आगे जाएगा टेम्परेचर ज्यादा, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, लेकिन टोटल एरिया इसका कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो? टोटल एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मैक्सवेल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ऑफ एनर्जी, एरिया अंडर द कर्व डज नॉट चेंज विद इंक्रीज टेम्परेचर। यस, ये तो पढ़ा है। एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज विद टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। Fixed mass of the gas at constant pressure occupy a volume V. The gas undergoes a rise in temperature so that root mean square velocity of the molecule is doubled. अच्छा, the new volume will be fixed mass of the gas at a constant pressure occupy a volume V. Constant pressure है तो V volume occupy कर रहा है. Undergoes a rise in temperature so that root mean square velocity of its molecule is double. तो रूट मीन स्क्वायर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। ये डबल तब होगा जब टेम्परेचर 4 गुना होगा। अगर टेम्परेचर 4 गुना हो रहा है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टेम्परेचर 4 गुना हो रहा है, ये डबल तो टेम्परेचर 4 गुना होना चाहिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डबल, द न्यू वॉल्यूम विल बी, तो V/4 आएगा क्या? देखो तो यार, फिक्स मास ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये तुम्हारा कांस्टेंट है। The gas undergoes rise in temperature so that root mean square velocity of the molecule double. तो टेम्परेचर 4 गुना होगा तभी रूट टी है। द न्यू वॉल्यूम विल बी, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, 2v लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से V/4 4 भी आएगा। ये 2v देखो गड़बड़ लिखा हुआ है, 4 भी आ रहा बेटा। तुम्हारे सामने किया ये, तुम्हारे सामने किया ये, 4 भी आ रहा है। V√2 कैसे V√2 होगा? दिमाग हैंग कर गया था। सुन, मीन फ्री पाथ होता है, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन फ्री पाथ लेमडा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई एन डी स्क्वायर, जहां पे एन होता है नंबर डेंसिटी, डी होता है डायमीटर। इसको सॉल्व करके ये टी बाई पी के रेशियो के बराबर आता है। मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब भी दो गैस को मिक्स करता है, जब भी दो गैस को मिक्स करता है तो मिक्सचर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है N1 F1 प्लस N2 F2 बटा N1 प्लस N2। अच्छा, मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो भी याद रखना, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 बटा N1 F1 प्लस N2 F2। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाता है? मान लो अगर कोई N1 गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, T1 टेम्परेचर पे मिक्स किया। दूसरा गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल N2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है, T2 टेम्परेचर मिक्स किया। तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो होगा N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 बटा N1 F1 प्लस N2 F2। ये मिक्सचर की क्या होगी? टेम्परेचर की वैल्यू। ये मिक्सचर की टेम्परेचर की वैल्यू होगी। अब इस पर सवाल देखिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन 37 डिग्री से मिक्स्ड विथ 14 ग्राम नाइट्रोजन एट 27 डिग्री से, देन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। फटाफट करिए, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? 60 ग्राम ऑक्सीजन, क्या आधा मोल है ये? हाफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखिए। नंबर ऑफ मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू T1 प्लस नंबर ऑफ मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू T2 डिवाइडेड बाई N1 F1 प्लस N2 F2। बहुत इजी सवाल है भाई साहब, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है।
नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V at constant pressure. At constant pressure. देखिए, if the ratio of a specific heat of the gas at a constant pressure to the constant volume is gamma, the change in internal energy of the mass of the gas in volume changes from इतना at constant pressure. तो constant pressure पे du बराबर होगा तुम्हारा NCV dt. CV की वैल्यू होती N R dt बटा गामा -1. वॉल्यूम 2B. अच्छा एक बात बताओ, NR dt को लिख सकते हैं NR T2 माइनस NR T1 बटा गामा -1. NR T2 को आप लिख सकते हो P2V2, क्योंकि NRTY तो PV होता है, और ये हो जाएगा तुम्हारा P1V1 बटा गामा -1. कांस्टेंट प्रेशर है P बाहर, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 बटा गामा -1. V2 2V है, ये V है, 2 में से V जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा V. तो PV बटा गामा -1 आंसर हो जाएगा. बहुत बढ़िया सर, PV बटा गामा -1. ए इज योर करेक्ट आंसर. सही है क्या? सही है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए. A mass of the diatomic gas gamma is equal to 1.4 at a pressure of 2 atmospheric is compressed adiabatically to so that temperature from इतना to इतना. Then pressure of the gas is. प्रेशर देखो, PV का पावर गामा तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है. हमें टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन देगा है, तो हमें टेम्परेचर लाना पड़ेगा. तो P रहने दो, V को लिख सकते हो तुम T/P का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. P बार गामा है, हाँ सर P का पावर गामा है, और ये P का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा P का पावर 1 माइनस गामा. देखो ये गामा ऊपर जाएगा, इंटू T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं. क्लियर है? अच्छा ठीक है. अब एक काम करते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो P इंटू T का पावर गामा बटा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा. अब सॉल्व कर लो. क्या लिखोगे? प्रेशर P1 T1 का पावर गामा बटा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू प्रेशर P2 T2 का पावर गामा बटा 1 माइनस. हमें दो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो दो टेम्परेचर रखो. ये 27 डिग्री को केल्विन में बदलो, 927 को भी केल्विन में बदलो. सिलेंडर कांस्टेंट ऑफ द हाइड्रोजन गैस एस इतना किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इतना. देन इट्स डेंसिटी इज वेरी इजी. डेंसिटी होता है बेटा PM/RT, प्राइम मिनिस्टर बता राष्ट्रपति. प्रेशर दिया, टेम्परेचर दिया, M और R आप जानते हैं. नेक्स्ट, ये P2 P1 है, ये V/T का ग्राफ है. तो V/T ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा आपको देखना है. तो एक काम करो, इसी एक नॉर्मल वॉल्यूम पे ये देखो और ये टेम्परेचर देखो. तो इस वॉल्यूम पे यहाँ पे टेम्परेचर है T1 और इस वॉल्यूम पे यहाँ पे टेम्परेचर है T2. हम जानते हैं PV बराबर NRT. अगर मैं इस पॉइंट पे एक्सटेंड करूं तो यहाँ का वॉल्यूम हमने सेम ले लिया. अब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा. इसका टेम्परेचर कम तो प्रेशर कम, इसका टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा. तो ये हो जाएगा P2 इज लेस देन P1. देखो तो P1 बड़ा होगा P2 से, P1 बड़ा होगा P2 से. क्या आपको समझ में आई है? फर्स्ट सही होगा क्या? देख लो एक बार, फर्स्ट सही होगा क्या भाई? अच्छा, नीट 2020 पूछा था, इसको दो वाल्व को हमने अचानक से जोड़ दिया, तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाता है? सडन जो प्रोसेस होता है वो आइडियाबैटिक होता है, और धीरे धीरे जो प्रोसेस चलता है वो आइसोथर्मल होता है. द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ 5 ग्राम ऑक्सीजन एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T देन ऑक्युपाइंग अ वॉल्यूम V विल बी. तो हम जानते हैं PV बराबर NRT. NRT होगा तुम्हारा मास बटा मॉलिक्यूलर मास. तो मास है 5 ग्राम बटा 32 RT. तो PV बराबर हो जाएगा 5 RT/32. 5 RT/32. क्या ये आपको लिखना आता है? फटाफट बताइए, क्या आपको ये नंबर ऑफ मोल निकालना आता है? केमिस्ट्री में पढ़े होगे. ये है तुम्हारा एडियाबेटिक का रिलेशन. अभी PV का पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो P और T का रिलेशन अभी निकाला है मैंने, अभी निकाला है P और T का रिलेशन. P और T का रिलेशन अभी निकाला है. इधर देखो, 1 mole of ideal gas goes from the initial state A to final state B via two process. First undergoes isothermal expansion V to 3V and then volume reduced to 3V to V at constant pressure. ठीक है, पहले आइसोथर्मल है, A से भी आइसोथर्मल है,
पहले आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है, गलत है। ये पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, आइसोथर्मल नहीं होता है। ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल कब है? कांस्टेंट प्रेशर में टेढ़ा नहीं जा सकता। ये आइसोथर्मल कर्व है, कांस्टेंट प्रेशर, डी आंसर। 1 मिनट, 1 मिनट रुक के ये सवाल को पहले पूरा देखो, ऐसे नहीं, हवा में नहीं, 1 मिनट रुक के ये सवाल को पहले पूरा देखो, समझने की कोशिश करो क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने ये सही किया है? 1 मिनट रुक के पूरा बता दो क्या मैंने सही किया है। आर्गन गैस इनिशियल टेम्परेचर इतना, एक्सपेंड आइडियाबेटिकली 8 टाइम्स, कर लोगे। एम्स 2017 का सवाल है। पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नीदर एब्जॉर्ब और रिलीज हीट, आइडियाबेटिक। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं, नीट यूजी का सवाल है। किसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है? आइडियाबेटिक में। ये फिर से बहुत इजी सवाल है यार, बहुत इजी सवाल है। सीपी माइनस सीबी आर होता है, स्पेसिफिक पर यूनिट मास है। ये देखो, ये कर तो सीपी माइनस सीबी डिनोट स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस सीबी आर बाई एम, आर बाई एम पर यूनिट मास है। पर मोल होता तो हम लिखते सीपी माइनस सीबी आर, पर यूनिट मास, सीपी डिनोट स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस सीबी आर बाई एम, सीपी माइनस सीबी आर बाई एम। चलो, ये सवाल तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ग्राफ कन्वर्जन पे, ऐसा सवाल बेटा आता है, ऐसा सवाल आता है। सुनो, ये P वर्सेस B का ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है सर। P वर्सेस V का ग्राफ हमें दिया हुआ है, P वर्सेस T का ग्राफ हमें बनाना है, तो हम यहां नहीं देखते, हम पूरी ग्राफ बना लेते हैं। P वर्सेस V का ग्राफ बनाते हैं, सॉरी P वर्सेस T का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखो, A से B में हम जाते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर से A पर B में जा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां भी हम बनाएंगे P और T का, तो कांस्टेंट प्रेशर है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक सीधा लाइन आएगा। P वर्सेस B का ये आइसोथर्मल कर्व है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए नीचे जाएंगे, तो ये हो गया AB और ये हो गया BC। ऐसा किसमें है देखो, तो देखो ए बी में प्रेशर कांस्टेंट, ये सही है। यहाँ पे ए और बी में देखो प्रेशर बढ़ गया तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ए और बी में हम ए से बी जाएंगे ना, ये बी से ए गया तो ये गलत है, ये तुम्हारा सही। उसके बाद ये देखो, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये कंप्रेशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तुम्हारा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तुम्हारा प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाना है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये टी है, कहां पे, नहीं, सी से डी तो आओ एक बार, तो सी से डी में क्या होगा, यहां से यहां आओगे तो प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, ऐसे जाना चाहिए। और फिर तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा बनेगा क्या? मेरे हिसाब से तो ऐसा आ रहा है यार, फोर्थ आ रहा है, देखो तो सी से डी में प्रेशर घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है। यहाँ पे सी से डी में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो सी से डी, सी से डी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर घट रहा है और प्रेशर घट रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा। सी से डी में, सी से डी में यहाँ पे मैंने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, जबकि सी से डी में प्रेशर घट रहा है, ऐसा नहीं बन सकता, ये गलत है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, टेढ़ा जाएगा, मतलब पहला सही आ रहा है, चौथा गलत है। देखो तो मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे सी से डी में प्रेशर घट रहा है, मैंने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया था, ए होगा, बिल्कुल ए होगा बेटा। समझ में आया, समझ में आया? ये देखो, ये तुम्हारा पीटी ग्राफ है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये तुम्हारा पीटी ग्राफ है, इसको हमें पीवी में बदलना है, ठीक है, इसको हमें किस में बदलना है, पीवी में बदलना है। तो सबसे पहले ए से बी की तरफ तुम जा रहे हो ऐसे, तो यहां पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ए बी देख, ये ए बी देख, ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये चलेगा।
यहां देख बेटा ए और इधर बी है, वॉल्यूम घट रहा है, ये गलत है। ये ए से बी में आगे बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, गलत है। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बेटा ये तुम्हारा दो ग्राफ सही है। अब बी से सी में जा रहा हो तो प्रेशर कांस्टेंट है। बी से सी में जा रहा हो तो देखो यहां प्रेशर कांस्टेंट है, बी से सी में जा रहे हो देखो प्रेशर कांस्टेंट है, चलो ठीक है। सी से ए में आ रहा हो तो सीधा तुम लिनियरली आ रहा हो तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है सी से ए में। टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल कब होगा? ये पी वी ये सीधे स्ट्रेट लाइन है, आइसोथर्मल नहीं है, ये आइसोथर्मल है। सेकंड मुझे सही लग रहा है, सॉरी मतलब दूसरा हमें सही लग रहा है, आप बताइए। दूसरा हमें सही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है फटाफट बताइए, आपको क्या लग रहा है बताइए। Sample of gas expand from V1 to V2. The amount of work done by the gas is greatest when the expansion एक्सपेंशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा वर्क किसमें होगा? आइसोथर्मल नहीं, आइसोबारिक। अगर एक्सपेंशन हो तो आइसोबारिक, कंप्रेशन हो तो आइडियाबैटिक। बताया बहुत अच्छे से। पी स्क्वायर वी बराबर कांस्टेंट है तो टीवी में रिलेशन बताओ। अरे भाई पी स्क्वायर वी अगर कांस्टेंट है, पी स्क्वायर वी कांस्टेंट है तो हमें टीवी में चाहिए, तो पी को लिख सकते हैं हम, पी को लिख सकते हैं टी बाई वी का होल स्क्वायर इंटू वी बराबर कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये v का पावर आएगा 2-1 क्योंकि ये 1 है और नीचे v स्क्वायर 2-1, तो टी स्क्वायर 2-1 इंटू वी, टी स्क्वायर वी बराबर कांस्टेंट। ये लिखोगे t1 का स्क्वायर v1 बराबर t2 का स्क्वायर v1। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ क्या सही किया ये? बिल्कुल सर ऐसे ही तो करते हैं, और क्या करें, ऐसे ही तो करते हैं और क्या। चलिए देन आइडियल गैस हीटेड, ये तुम जानते हो, मैंने तुम्हें अच्छे से बताया। गामा इज इक्वल टू था 1+2/f। तो यहां से f क्या होगा, तो f निकाल लो ना, 1 को इधर ले जाओ, 2/f रहने दो, 1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा गामा -1, उल्टा कर दो तो f/2 इज इक्वल टू 1 बटा गामा -1। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा गामा -1, 2 बटा गामा -1। गामा की वैल्यू पूछिए क्या है, कुछ और है क्या? एक मिनट रुक, ये कुछ और है यार। Ideal gas heated at a constant pressure. अच्छा, absorbed amount of heat Q. The adiabatic exponent is gamma. Then fraction of heat absorbed in raising their internal energy. अरे यार. Then fraction of heat absorbed in raising their internal energy and performing the work is. The fraction of heat absorbed in raising the internal energy and performing the work. अच्छा. Internal energy बटा dq divided by dw बटा dq का रेशियो पूछा। यही पूछा है क्या? देखो तो एक बार सवाल पढ़ना अच्छे से। ठीक है, रॉन्ग हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ये बताओ ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही है क्या? du बटा dq और du बटा dw पूछा है तो ये होता है 1/गामा बटा 1 - 1/गामा। In ideal gas heated at a constant pressure and absorbed amount of heat Q, if the adiabatic exponent is gamma, then fraction of heat absorbed in raising the internal energy and performing work done is. बताइए, क्लियर है क्या? चलिए ये वाला सवाल हमने कर लिया है। ये एक दो इजी क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है।